हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम थर्ड चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे थे यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में हमने इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स ना देखे हों जिसमें हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है वो ज़रूर देखें ताकि आपको और जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो समझ आ जाए। तो हमने जो है काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया। तो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका स्ट्रक्चरल हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर एंड देन हमने यानी जो इसकी ढांचागत व्यवस्था है और एक हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर यानी कि हमने इसकी सांस्कृतिक जो इसकी शक्ति है उसके बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा रहेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि वो जो टॉपिक है स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वैल्यू बेस में भी बन के आता है और ये तीनों ही इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं और साथ में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर। तो यानी जो अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपने आप में क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूर देखें आप, ये समझें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें कि जो कंस्ट्रेंट होते हैं, अगर देखा होगा कोई भी एक साम्राज्य होता है तो वो साम्राज्य आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं कि जब कोई भी साम्राज्य, जैसे साम्राज्य आप लगा लो, कोई साम्राज्य है, अगर उसके इंटरनली ही कोई प्रॉब्लम जो है उसके अवरोध कहाँ पाए जाएंगे, वो इंटरनली यानी जो उसके अंदरूनी रूप से आप देखोगे तो वो अंदरूनी रूप से ही क्या होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अवरोध ज़रूर होते हैं। तो वैसे अगर हम बात करें अमेरिकन की तो अमेरिकन हेजेमनी में भी कुछ कंस्ट्रेंट है यानी कि जो उसके इंटरनली ही तरीके से क्या होते हैं, इंटरनली तरीके से हैं यानी अंदरूनी रूप से ही हैं, जो उस पर क्या करती है, लगाम लगाने की कोशिश करती है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है इसमें, यानी फर्स्ट जो पहला अवरोध है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। यानी कि अगर हम बात करें अमेरिका की जो संस्थागत बुनावट है वही उसका सबसे बड़ा क्या है, कंस्ट्रेंट है। यानी कि अगर यहाँ के शासन के 3 अंगों की बात करें, इसके जो 3 ओरिजिन है यानी इसके जो 3 अंग हैं यहाँ के शासन के, यहाँ के गवर्नमेंट के, तो उसमें जो है उनमें शक्तियों का बंटवारा है यानी उसमें पावर्स क्या है, डिवीजन है। जैसे कि आप इंडिया का भी लगा सकते हैं कि जो इंडिया की जो पावर्स है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है या आपका जुडिशरी है, उनकी जो पावर्स है वो बिल्कुल क्या है, उनमें डिवीजन है, वो डिवीज़न है उनकी पावर्स में। तो वैसे ही यहाँ की बात करें, इसके सिस्टम की बात करें तो इसमें भी जो इनकी 3 ब्रांचेस हैं उनमें क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स हैं यानी कि शक्तियाँ जो है वो बटी हुई है, ठीक है। और अब यही जो है इसमें अगर हम किसकी बात करें, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, तो यानी इसका जो कार्यपालिका है वो इसकी सैन्य शक्ति पर यानी इसकी जो मिलिट्री पावर है, अमेरिकन जो मिलिट्री पावर है उस पर ये क्या करती है, लगाम लगाने की कोशिश करती है या लगाम लगाती है। तो ये पहले ही हम इसका देख सकते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर पावर है, इसकी जो बुनावट है, संस्थागत बुनावट, उसी के अंदर ही क्या है, सबसे बड़ा एक व्याधान है यानी एक अवरोध है यानी कंस्ट्रेंट है अमेरिका की पावर को कम करने की। सेकंड इसका क्या बता रहा है, सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है अमेरिका का, कि जो इसकी नेचर है यानी कि जो ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यानी कि जो अमेरिका के लिए अड़चन पैदा करती है। दूसरी क्या है, अमेरिका जो अपनी प्रकृति में जो है उन्मुक्त है यानी कि उसकी जो सोसाइटी है, उसका जो समाज है वो बिल्कुल बंधनों से मुक्त है। आप देखते हैं ये कहीं कभी ना कभी क्या करता है, किसी भी चीज़ में लगाम लगाने की कोशिश करता है या अपनी अमेरिका की जो मिलिट्री है उसको दिखाने की, अपनी हेजेमनी दिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, इसकी जो सोसाइटी है या जिनके लोग हैं, आपको पता है कि खुले विचारों के हैं, तो ये भी क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं या इनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसकी सोसाइटी भी सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है इसके लिए। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है। तो थर्ड पॉइंट में आपका क्या बता रखा है, थर्ड पॉइंट में बता रखा है तीसरा जो कंस्ट्रेंट है वो किस चीज़ को लेकर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नाटो। जैसे आपने नाटो के बारे में पढ़ा ही था, फर्स्ट जो ये उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक संस्था बनाई थी अमेरिका ने अपने जितने भी जो ब्लॉक्स हैं उनको मिला के, तो ये इनका एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये भी इसमें क्या करता है, जो नाटो है, तो नाटो क्या है, आप ये देख सकते हैं कि एक संगठन है जो इस पर क्या कर सकता है, अमेरिका की जो ताकत है, उसकी जो हेजेमनी है उस पर क्या कर सकता है, लगाम लगा सकता है। तो आपको पता है ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इस पर ये क्या कर सकती है, लगाम लगा सकती है।
क्योंकि इनके बीच में आपस में ही जो है क्या चलता है, एक मार्केट को लेकर या इनकी जो इकोनॉमिक है वो आपस में चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं संभावना है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसने लगाया है, पर संभावना है कि भाई नाटो इसमें क्या कर सकता है, अपनी पूरे तरीके से इसमें लगाम लगा सकता है। तो 3 कंस्ट्रेंट्स इसके थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो है इंडियंस रिलेशनशिप विद द यूएस। तो यानी कि जो इंडिया के अमेरिका से भारत के संबंध है वो किस तरीके से हैं। तो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, शीत युद्ध के वर्षों की बात करें, तो भारत और अमेरिका के बीच अमेरिका आपको पता, भारत आपको पता है कि उसने नॉन अलाइनमेंट अपनाया हुआ था। तो इसमें क्या था, कहीं ना कहीं जो इंडिया की रिलेशनशिप अच्छी थी, करीबी दोस्त जो था उसका सोवियत यूनियन ही था, ठीक है। और उसके बाद अभी भी रशिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो अब जब सोवियत संघ बिखर गया, यानी जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय माहौल में अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं उसके पास अब जो फ्रेंडशिप एक जो थी सोवियत यूनियन के साथ, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि वो बर्बाद हो चुका था। तो अब उसको रिलेशन किसके साथ अपने अच्छे बनाने थे, इंडिया को। तो वो किसके साथ जुड़ना उसने शुरू कर दिया, यहाँ पर अमेरिका के साथ, क्योंकि इससे उसको काफ़ी फ़ायदा होता। तो अब इनके बीच में 2 नई बातें उभर कर सामने आई। तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में अमेरिका में काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं वो क्या हैं, वहाँ के निवासी हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो अब इनके बीच में जो है जो रिलेशन देखने को मिलते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट इसमें बता रखा है, जैसे कि आपका द यूएस की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर सेक्टर में, तो उसमें जो है भारत के कुल जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी जो निर्यात का क्षेत्र है वो 65% है, ठीक है। अमेरिका को जाता है निर्यात का 65% भारत का जो मतलब सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है। तो अब दूसरा जो है बोइंग, अगर हम बोइंग की बात करें, ठीक है, बोइंग के 35% तकनीकी जो है कर्मचारी, यानी कि अगर हम इसका स्टाफ की बात करें, टेक्निकल स्टाफ की, तो वो इंडियन ओरिजिन के ही है, यानी इंडिया के ही मूल हैं। अब इसमें जो 3 लाख की बात कर रहे हैं, 3 लाख की बात करें, तो उसमें सिलिकॉन वैली में जो है इंडिया के ही जो वर्कर्स हैं वो इसमें काम करते हैं सिलिकॉन वैली में, ठीक है। और इसमें 15% बता रहे हैं कि जो 15% की बात करें तो हाई टेक जो स्टार्ट किया था, स्टार्टअप्स जो हुआ था, उसकी शुरुआत जो थी अमेरिका में बसे इंडियंस ने ही इसकी जो की थी शुरुआत की थी। तो ये इसके कुछ जो हैं बता रहे हैं कि इनके रिलेशन किस तरीके के हैं। देन इसका जो नेक्स्ट बात बताई गई है कि जो अमेरिका का पूरा विश्वव्यापी जो एक तरीके का दौर चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो वर्चस्व इसका यानी हेजेमनी जो चल रही है, तो यहाँ पर अब बाकी देशों की तरह यहाँ पे अगर हम बाकी देशों की बात करें तो वैसे ही इंडिया को इसमें जो है डिसीजन लेना है कि वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन किस तरीके के रखना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी उसकी 3 स्ट्रैटेजी हैं जिस पे वो चलता है या जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिबेट चली हुई है। तो फर्स्ट वन इज़ जो भारत के जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं या एनालिसिस्ट जो हैं वो क्या बोलते हैं, तो इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के मतलब कि अगर हम पूरे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर हम इसकी मिलिट्री पावर के कंटेक्स्ट में देखें तो यानी इसके संदर्भ में देखते हैं समझते हैं, तो वो भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से, यानी कुछ का क्या कहना है इसमें, जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या कहना है कि अगर इनकी बढ़ती हुई जो रिलेशनशिप है ना, अच्छी रिलेशनशिप बढ़ रही है, ठीक है, तो वो इससे क्या है भयभीत है, मतलब ये नहीं होनी चाहिए। तो ये विद्वान यही चाहेंगे कि जो वॉन्स्टिगटन है वो इससे क्या रखे, बिल्कुल आइसोलेट रहे, ठीक है, अलोफनेस रहे, यानी कि इंडिया मेंटेन करे कि वो इससे बिल्कुल अलग ही रहे या अपने रिलेशनशिप जो है अमेरिका से ज़्यादा अच्छे ना बनाए, ठीक है। एक इतनों का मतलब कुछ का तो ये कहना है, लेकिन अपना जो है और ज़्यादा ये बोलते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे किस चीज़ में, कि अपने नेशन को ना, मतलब उनका ये कहना है कि इससे अलगाव रखो, अमेरिका के साथ कुछ भी रिलेशन मत बनाओ क्योंकि वो भयभीत है इस चीज़ से। बेसिकली ये है कि भाई वो क्या करे कि अपनी जो मिलिट्री है या अपनी जो पावर है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो कुछ का कहना, तो कुछ स्कॉलर्स का कहना तो ये है जो इसको एनालिसिस करते हैं। तो कुछ विद्वान इसमें क्या मानते हैं कि भारत और अमेरिका को, यानी इंडिया और जो अमेरिका है, ठीक है, तो इनका जो भी इंडिया को इससे हेल्प मिलती है या बेनिफिट मिलता है ना, वो अमेरिका से लेनी चाहिए, कुछ का कहना ये है, ठीक है। तो लगातार इनका जो हेल मेल यानी लगातार इनके जो रिलेशन है वो अच्छे ही रहें, ठीक है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी क्या होगी, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी इसके लिए इंडिया के लिए ये हो सकती है, कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये विद्वान यानी इस तरीके के जो एडवोकेट हैं वो ऐसे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, ऐसी रणनीति के अपनाने की तरफदारी करते हैं जिसमें भारत अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करे, जो उसका वर्चस्व है ना उसमें बस रहे, उसका हेजेमनी को उससे बस फ़ायदा उठाए। ठीक है, वह चाहते हैं कि दोनों के ही आपसी जो हित हैं, जो भी उनके बेनिफिट्स हैं उसमें मेल जोल बना रहे। ठीक है, और सबसे बढ़िया विकल्प मतलब जो है और सबसे बड़ा विकल्प यानी जो चॉइस इंडिया के पास है वो उसको ढूंढे कि उसके लिए सबसे अच्छी चॉइस क्या हो सकती है, अमेरिका से अलग रहकर या अमेरिका के साथ बने रहकर। ठीक है, तो अमेरिका के यानी ये बोलते हैं कुछ विद्वान या इसमें जो कुछ जो एडवोकेट हैं उनका मानना यही है कि भाई अमेरिका से अगर तुम विरोध करोगे, ठीक है, तो वो व्यर्थ की, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार की है। ठीक है, और इससे आगे चलकर इंडिया को क्या होगा, लॉस ही होने वाला है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है इंडिया को। ठीक है, जबकि कुछ एडवोकेट्स यानी कुछ स्कॉलर्स का क्या मानना है कि भारत अपनी अगुवाई में यानी अपने ही रिप्रेजेंटेटिव में क्या करे, जितने भी जो विकासशील देश हैं यानी इसमें जितने भी जो डेवलपिंग अनडेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करे, आपस में उनका एक अलायंस बनाया जाए, गठबंधन बनाया जाए। ठीक है, और कुछ सालों के बाद ये गठबंधन क्या होगा, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो अलायंस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ठीक है, और अमेरिकी वर्चस्व में यानी कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका का वर्चस्व है, उसकी जो हेजेमनी है, इसको ये ओवरकम कर सकेगा, या इसके अंदर ये जो अलायंस बनेगा उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी ना कि वो उसको क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। ठीक है, कुछ का कहना ये है। तो अब ये तो पता नहीं बात की बात है, लेकिन हाँ ये एडवोकेट्स का मानना है या जो इंडिया के स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इस तरीके की स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है अमेरिका के साथ। ठीक है, तो ये था। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम, यानी कि वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। ठीक है, वर्चस्व कैसे हम उससे निपट सकते हैं। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो ये सवाल उठते ही रहते हैं कि भाई कैसे ये ख़त्म होगा, किस तरीके से होगा, भविष्य में क्या होगा। ठीक है, मतलब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गिनी चुनी ही जो चीज़ें हैं वो इसकी मिलिट्री में क्या कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं, में भी कर सके, ज़रूरी नहीं है कि कर ही सकते हैं। तो आप जैसे 6th चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई जाती है, तो आप अगर देखें तो ये विश्व की यानी पूरे वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। इसको ध्यान रखना कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो वो अगर हम किसकी बात करें, यूएनओ की बात करें, तो वो किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट नहीं है। आप देखोगे कि सरकार अगर हम बात करें तो हर एक कंट्री की अपनी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो वो अपने लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, अपने लोगों के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएगी। ऐसा नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बिल्कुल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है तो वो रूल रेगुलेशन की तरीके से ही चलता है। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है, और जो है रूल रेगुलेशंस है। आप किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, कंट्री की गवर्नमेंट की बात करें, तो वो क्या करता है, अपने लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश भी करता है और अपने लोगों के लिए जो है अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन और ज़बरदस्ती भी करता है जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर हमें करना है किसी भी गवर्नमेंट को कि अपने लोगों के लिए ज़बरदस्ती भी कुछ भी काम कराना तो वो करवाएगा, उसके लिए बस ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से कोई भी जो है, कोई भी जो गवर्नमेंट है उस पर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा कि अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और होगा तो वो कंट्री बर्बाद ही है। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती वो उसमें काम नहीं कर सकता है, उसके अपने कुछ हद तक रूल रेगुलेशन ज़रूर हैं। ठीक है, तो होप्स आपको ये समझ आया होगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो किसी तरीके का एक गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो अब फिलहाल अगर हम बात करें तो देश की जो अमेरिका की जो सैनिक जोड़ है, ठीक है, अगर हम सैन्य शक्ति की उसकी बात करें तो वो काफ़ी पावरफुल है। अब हम इसमें अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, भारत, इंडिया, चाइना, रशिया। ठीक है, तो ये क्या है, भारत, इंडिया, चाइना, रशिया क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चुनौती, चैलेंज दे सकते हैं इसके हेजेमनी को। ठीक है, और ये संभावना भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी
ये चैलेंज नहीं दे पाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आपस में ही इन देशों की अपनी नहीं बनती। अगर आप देखें चाइना और इंडिया के बीच में दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन एक्चुअल में कोई ऐसे रिलेशन उनके बीच में देखने को मिलते ही नहीं है। आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो जब आपस में ही इनकी नहीं बनती, तो ये आपस में ही अगर नहीं बन पा रही है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो क्या ये इसके हेजेमनी को कम कर सकते हैं? आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, है तो ये बहुत पावरफुल। चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, इंडिया बहुत ही जो है पॉपुलेशन में हर चीज़ में कहीं ना कहीं आगे पहुंच रहे हैं या बहुत पहुंच भी चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनकी आपस में ही अगर काम करना चाहें कर भी सकते हैं, लेकिन आपस में इनकी जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती, आपस में इनके बीच में विभेद है, तो ये अमेरिका के वर्चस्व को ख़त्म नहीं कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं कर सकते क्योंकि आपस में इनकी बनती नहीं है। तो अब कुछ लोगों का, यानी यहाँ पे कुछ पीपल्स की बात करें तो वो किस चीज़ के लेके आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, तो वो तर्क देते हैं कि भाई वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति, यानी कि जो हेजेमनी है ना, उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी अमेरिका से जो भी बेनिफिट मिलता है ना, उठा लो बस। ठीक है, मतलब बेनिफिट के बारे में यहाँ पे एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटीज़ है हेजेमनी से, तो बस क्या करो, उसके अपॉर्चुनिटीज़ एडवांटेजेस जितने हैं वो बस आप उसको लेते जाओ। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इसमें उनकी, अगर हम फॉर इंडियंस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, ठीक है, रेट रिक्वायर्स की बात, इंक्रीज ट्रेड या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, ये सारी जैसे व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, निवेश जरूरी है। ठीक है, तो अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें, यानी ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो सकती हैं? जब अमेरिका के साथ जो है उसके अगेंस्ट में ना रहकर, जो इसकी अगर हम बात करें इसके साथ रहकर काम करो रादर देन इसके अगेंस्ट में, यानी इसके अगेंस्ट में रहकर काम मत करो, इसके साथ रहकर काम करोगे तो ये जितनी बातें इन्होंने बता रखे ना, उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे या बेनिफिट मिलता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? बैंड वैगन रणनीति कहा जाता है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है पेपर में कि स्ट्रैटेजी कौन सी जो थी, स्ट्रैटेजी हैं दो तरीके की स्ट्रैटेजी, तो एक तो है बैंड वैगन स्ट्रैटेजी, दूसरा है हाइड स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगी, तो ये थी बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनदर स्ट्रैटेजी ओपन टू स्टेट इज टू हाइड। ठीक है, तो दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? देश के सामने ये विकल्प कि अपने आप को छुपा लो। एक तो है उसके साथ शामिल हो जाओ अमेरिका के हेजेमनी में, दूसरा है कि उसको अपने आप से क्या है, बिल्कुल छुपा लो। ठीक है, तो छुपा की नीति क्या है इसमें कि भाई अगर हम बात करें किसके उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं चाइना, रशिया या यूरोपियन जो पूरा यूनियन है, यूरोपीय संघ है, ठीक है, तो वो अपने आप को अमेरिकी निगाह से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो अमेरिका जो भी काम कर रहा है करता रहे और उसके क्रोध में, यानी जो भी किसी भी तरीके के डिसीजन लेता है, कुछ भी हो, इनको उनके चपेट में नहीं आना है या उनके साथ, अमेरिका के साथ किसी भी तरीके का मतलब जो है उसके बेनिफिट्स इन्हें नहीं चाहिए। तो वो अपने आप को हाइड करने की इससे पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी वो ज़्यादा टाइम तक तो काम आने वाली नहीं है, क्योंकि हेजेमनी में तो हर कोई फंसता जा रहा है, पूरा वर्ल्ड इसमें फंसा हुआ है। ठीक है, तो इनकी हर एक जो देश है ना, छोटे देश हों बड़े देश हों, वो इनकी हर तरीके से, वो किसी भी तरीके से इसके हेजेमनी से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो चाइना, इंडिया जैसे बड़े देश, ठीक है, या अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो बहुत टाइम तक वो इससे बचे नहीं रह सकते हैं। अगर वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं रख सकते, अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बैंड वैगन स्ट्रैटेजी और दूसरा है हाइड स्ट्रैटेजी। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे, इसके वर्चस्व को कम किया जा सकता है? तो अगर इसकी बात करें तो कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका का जो है उसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं और इसकी हेजेमनी से ओवरकम भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, या आप देख सकते हैं आंदोलन हो गए, मूवमेंट हो गए। ठीक है, तो ये अगर करें, ठीक है, और कुछ मतलब इसमें हर कोई बुद्धिजीवी हो गया, कलाकार हो गया, इसके अगेंस्ट में अगर काम करने की कोशिश करेगा ना, तो कहीं ना कहीं इसकी हेजेमनी को किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये था आपका बैंड वैगन और दूसरा आपका हाइड, और कुछ जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कम कर सकते हैं, तो ओवरकम इससे किया जा सकता है। और बहुत सारी कंट्रीज आपस में अलायंस बना के भी इसको कर सकते हैं, बट अगर पॉसिबल हो तो होपफुली आपको ये हेजेमनी भी ओवरकम समझ आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और लास्ट वीडियो थी इसकी, इस चैप्टर की। तो प्लीज़ गाइज
शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।